और ये समाप्त हुई मध्य प्रदेश की सीमा। आपकी यात्रा मंगलमय हो। हम प्रवेश कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की सीमा में। बरेली 492, लखनऊ 241 और इलाहाबाद 46। तो इस तरह से हम पहुंच गए हैं उत्तर प्रदेश। इस अनप्लान्ड ट्रिप में आगे आगे क्या होता है वो हम अब देखेंगे इसी व्लॉग में। कुछ 6 बजे के दरमियान हम पहुंच गए होंगे उत्तर प्रदेश की सीमा में। पहुंचते ही पहले हमने एक चाय की दुकान ढूंढ ली और गर्मा गर्म चाय के मज़े लिए। फिर हमने डीजल की टंकी फुल कर ली और हम निकल पड़े प्रयागराज की तरफ। प्रयागराज हम कुछ 7:30 बजे के दरमियान पहुंच गए। यहाँ आज हम रात में स्टे करने वाले हैं क्योंकि कल सुबह त्रिवेणी संगम देखने जाना है। हमारी किसी होटल में प्री बुकिंग तो नहीं थी, तो हम निकल पड़े किसी अच्छे से होटल की खोज में। तो इस चक्कर में हम इस नैनी ब्रिज से, जिसका ऑफिशियल नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी सेतु है, इसके ऊपर से 2-3 बार चक्कर मारते रहे। फिर हमने डिसाइड किया कि क्यों ना जहाँ पर कल सुबह सुबह हमें दर्शन करने जाना है उस त्रिवेणी संगम के पास ही कोई होटल देखा जाए। और हम इस तरह से आ गए अरेल घाट पर। अरेल घाट के बिल्कुल सामने ही कुछ होटल्स है। हम रुक गए संगम दर्शन होटल में। बिल्कुल साफ़ सुथरा होटल है और यहाँ का खाना भी बहुत बढ़िया था, एकदम घर जैसा, कम ऑयल वाला। खाना खा के हम जो सो गए वो उठे सीधे दूसरे दिन 7 बजे। अच्छे से नहाकर रेडी होकर रूम में ही खुद की बनाई कॉफ़ी पीकर हम निकल पड़े त्रिवेणी संगम के दर्शन करने के लिए। हॅलो, आमची नेपाळ ट्रिप चालू आहे आणि आजचा 4था दिवस आहे। 31 मार्च आहे 2026। आज फायनान्शियल इयरचा लास्ट डे आहे, तर ऑफिसमध्ये धड गर्दी असणार, एकदम धनाधन करत असणार। पण आपण इकडे निश्चिंत आपण प्रयागराजमध्ये आहे आणि सुंदरसे घाट बघतोय। चला आपण दर्शन करूया तुमच्या सकट। तर सबस्क्राईब करा, शेअर करा आणि कमेंट करा खाली की कसं वाटलं तुम्हाला। हा घाट है पूर्ण आणि गौ माता काय ऑलवेज एवरीवेयर गौ माता आर देयर। सुबह का वक्त है, कुछ 8-8:30 ही बजे होंगे और अरेल घाट का दृश्य कुछ इस प्रकार से है। शांत है, बहुत ज़्यादा भीड़ भी नहीं है और बच्चों का ये एक ग्रुप देखिए, एकदम डिवोशनल, थोड़ा भक्ति में मग्न है, थोड़ा अपनी ही मस्ती में चूर है। इन्हें देखकर अच्छा लगा। शायद घाट पर कुछ परफॉर्म करके आए होंगे। अगर हम जल्दी पहुंचते तो शायद इनका परफॉर्मेंस देख पाते। यहाँ पर नीले कपड़ों में जो भाई साहब दिखाई दे रहे हैं, ये है बोट चलाने वाले नाविक। जैसे ही हम अरेल घाट पे पहुँचे, उन्होंने हमें घेर लिया और वो हमारे पीछे पड़े हैं कि मेरी ही बोट में आ जाना। हमने उसे कहा हाँ ठीक है, आते तो है, मगर उसके पहले एक बार थोड़ा घाट का फील तो लेने दो। कुछ वीडियोस और कुछ सेल्फी वगैरह निकालकर हम उनके साथ घाट पर चले गए। इस अरेल घाट पर नदी के बिल्कुल किनारे तक भी आपकी गाड़ी जा सकती है, मगर हमारा होटल बिल्कुल ही सामने था तो हम पैदल ही चले गए। यहाँ पे हमने सुना था कि गवर्नमेंट की बोट जो चलती है वो पर पर्सन 60 रुपीज़ चार्ज करती है, मगर हमें कोई भी गवर्नमेंट की बोट यहाँ पे इस घाट पे तो नहीं दिखाई दी। बहुत सारा मोल भाव करने के बाद अमर भैया के जो मालिक थे वो 1200 रुपये में मान गए और हम अमर भैया के नाव पर सवार हो गए।
वैसे हमें पहले से ही पता था कि अगर प्राइवेट बोट करते हैं तो 1200-1500 तो देना ही पड़ता है, तो ये कोई हमारे लिए शॉकिंग न्यूज़ नहीं थी। यहाँ इस जगह प्रयागराज में 3 नदियों का, गंगा मैया, यमुना मैया और सरस्वती मैया का संगम होता है। तो यही त्रिवेणी संगम का दर्शन करने हम निकल पड़े हैं। और हमारे केवट है अमित भैया। किनारे के पास से जो बहती है वो है यमुना मैया, जो यमुनोत्री से निकल के दिल्ली, आगरा, मथुरा, वृंदावन ऐसे करते करते यहाँ तक पहुँच जाती है। यमुना मैया बहुत गहरी होती है। और संगम के पास से बहती है गंगा मैया, जो गंगोत्री से निकलती है और ऋषिकेश, हरिद्वार, लक्ष्मण झूला, कानपुर इस मार्ग से यहाँ तक पहुँच जाती है। यमुना मैया बहुत गहरी होती है तो गंगा मैया का बहाव बहुत तेज होता है। त्रिवेणी संगम की तीसरी नदी है सरस्वती मैया, जो गुप्त है। पीछे जो दिख रहा है वो है अकबर का फोर्ट। ठीक उसी अकबर के फोर्ट में 200 फीट नीचे एक सरस्वती कुंड है और वहाँ से ही सरस्वती मैया बहती है। अकबर के फोर्ट में एक अक्षय वट भी है। कहते हैं कि जब राम जी वनवास में थे तो वो यहाँ पर रुके थे और सीता मैया ने अक्षय वट के नीचे विश्राम किया था और उन्होंने इस वृक्ष को अक्षय रहने का वरदान दिया। हम पहुँच गए हैं त्रिवेणी संगम पे। यहाँ पर गंगा जी, यमुना जी और सरस्वती जी की भेंट होती है। उनका संगम होता है और वे मिलकर बहती है। इस पवित्र स्थान पर श्रद्धालु बड़ी आस्था से स्नान करते हैं। यहाँ पर ये छोटी छोटी बोट्स इकट्ठा आके एक सर्कल बनाती है या फिर ट्रायंगल सा बनाती है और बांस के सहारे प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करते हैं और इस प्लेटफॉर्म पे श्रद्धालु बड़ी भक्ति भाव से स्नान करते हैं और फिर वापस ऊपर आके अपनी नाव में बैठ जाते हैं। ये जो झंडे लगे हुए हैं, यहाँ पर नहाने के लिए प्लेटफॉर्म्स क्रिएट किए गए हैं। यहाँ पर बोट में से कुछ लोग खाने पीने की चीज़ें, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ऐसी चीज़ें भी बेचते हैं या फिर संगम से किसी को अगर पानी लेकर जाना है तो उसके लिए प्लास्टिक के डिब्बे भी बेचते हैं। संगम का दर्शन करके कुछ देर वहीं पे वक्त बिता के हम किनारे की तरफ निकल पड़े। बाकी के बोट्स के बीच में से जिस तरह से हमारे केवट जी हमारी नाव सफाई से लेकर जा रहे थे, वो देखकर मन एकदम प्रसन्न हो रहा था। और वो चप्पू चलने की आवाज़, वाह मज़ा आ गया। यहाँ पर यमुना जी का पानी और गंगा मैया का पानी साफ तौर पे अलग अलग दिखाई दे रहे थे। पता नहीं मेरा कैमरा जस्टिफाई कर पा रहा है या नहीं, मगर दोनों का पानी, उनकी धाराएं, उनका बहाव और उनका रंग बिल्कुल अलग अलग समझ में आ रहा था। यमुना जी का पानी डार्क कलर का गहरा था और गंगा जी का पानी हरे रंग पर था। सामने दिख रहा है प्रयागराज से बनारस जाने वाला ब्रिज। जैसे जैसे धूप बढ़ने लगी वैसे वैसे नदिया का पानी चांदी के जैसे चमकने लगा। और देखते ही देखते हम पहुंच गए किनारे पे। यहाँ किनारे पे चाय की रेडियां लगी थी। धूप तो बढ़ने लगी थी, मगर चाय को मना कौन कर सकता है। अदरक इलायची की चाय पीकर हम हमारे होटल पर लौट आए। होटल पहुंचते ही हम फटाफट रेडी हो गए, अपना लगेज गाड़ी में रखवा लिया और चेकआउट कर लिया और हम निकल पड़े बड़े हनुमान जी के दर्शन के लिए। अकबर के फोर्ट के पास ही बड़े हनुमान जी का मंदिर है। सामने ये जो खाली जगह दिखाई दे रही है, यहाँ पे कुंभ मेला के वक्त पर या फिर अर्ध मेला के समय पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और लोगों की
ठहरने की व्यवस्था की जाती है। हम पहुंच गए हैं मंदिर के पास। यहाँ पर हनुमान जी की 20 फुट लंबी लेटी हुई मूर्ति है। इस वजह से इस मंदिर को लेटे हनुमान जी भी कहते हैं। इस मंदिर के अलग अलग डायरेक्शन में 4 द्वार है: त्रिवेणी द्वार, गंगा द्वार, सरस्वती द्वार और यमुना द्वार। मंदिर के दर्शन करके हम प्रयागराज से रक्सौल जाने के लिए निकल पड़े। यहाँ की भेल बहुत फेमस है, तो क्यों न उसका आस्वाद लिया जाए। और फिर हम तैयार हो गए प्रयागराज से बाहर निकलने के लिए। ये देखिए, विश्वविख्यात यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद प्रयागराज। इसे ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है। भले ही सिटी का नाम इलाहाबाद से प्रयागराज रीनेम किया गया है, परंतु इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने अपना ओरिजिनल नाम ऑफिशियली रिटेन किया है। हमने प्रयागराज में इसी सरस्वती गेट से प्रवेश किया था और अब हम यहीं से बाहर जा रहे हैं। यह गेट विजडम एंड नॉलेज का प्रतीक है और त्रिवेणी संगम की गुप्त नदी सरस्वती जी, इनका भी यह गेट सम्मान करता है। प्रयागराज से दोपहर 2 बजे निकलकर हम प्रतापगंज होते हुए, जनपद अमेठी होते हुए सुल्तानपुर की तरफ निकल पड़े। जनपद अमेठी में पधारने के लिए धन्यवाद। ये देखिए, एक मज़ेदार बात, हमारी गाड़ी पर लगा हुआ स्टिकर और ये सामने वाला बोर्ड, ये है हमारी प्रिय स्टेट बैंक की ब्रांच। शहर पीछे छोड़कर हम गांव के रास्ते से कुछ 4:30 पौने 5 बजे के दरमियान पूर्वांचल एक्सप्रेस पर पहुंच गए। वेलकम टू पूर्वांचल एक्सप्रेसवे यूपी। मस्त, सेकंड टाइम मस्त। कार से ट्रैवल करते वक्त थोड़े थोड़े टाइम के बाद थोड़ा स्ट्रेचिंग करना, रिलैक्स होना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो दिन के उजाले में थोड़ी सेफ जगह देखकर हम दोनों ही थोड़ा थोड़ा वॉक कर लेते हैं। सिक्सटी 67 किलोमीटर्स के बाद पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को एग्जिट करके हम शाम के 6 बजे पहुंच गए गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पे। यहाँ पर रोड्स की कनेक्टिविटी इतनी अच्छी है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे छोड़ते ही हम किस तरह से गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पे लग गए ये पता भी नहीं चला। सारे के सारे रोड्स इतनी स्मूथ और फोर वे हैं और यहाँ पर गाड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा नहीं हैं। ड्राइव करने को रंजन को तो मज़ा आ रहा है। गोरखपुर से कुशीनगर होते हुए गोपालगंज जाने के लिए हम बिहार के बॉर्डर पर पहुंच गए रात के 10:15 बजे और यहाँ पर लग गया हमें ट्रैफिक जाम। गूगल मैप दिखा रहा था 15 मिनट का डिले।
मगर फिर ये 15 मिनट ऐसे करते करते धीरे धीरे गूगल मैप ने ट्रैफिक जैम दिखाना ही बंद कर दिया। हम फंस गए थे हेवी व्हीकल्स के ट्रैफिक में, और यहाँ से ना हम आगे जा पा रहे थे और ना पीछे आ रहे थे। सभी जगह से ट्रक्स ने हमें घेर के रखा हुआ था। फिर क्या, वहीं पर इंतज़ार करते करते हम गाड़ी में ही सोते रहे, और फिर ये ट्रैफिक सुबह 7 बजे के दरमियान धीरे धीरे हिलना शुरू हुआ, और हम एक्चुअल ट्रैफिक से बाहर निकले सुबह 9 बजे। तो ऑलमोस्ट 11 आवर्स के लिए हम इस ट्रैफिक में फंसे रहे थे। ओहो, यहाँ पर भी एक ट्रक पलटी हुआ है। अरे बाप रे, ये एक नहीं, दो ट्रक है। और ये नदी भी कितनी बड़ी है, देखिए। रंजन, बोर्ड देखा, सिलीगुड़ी 462। क्या कहते हो, प्लान चेंज करें? चले सिक्कीम, गुवाहाटी, गँगटॉक? आता नाही, ह्या ट्रिपला नको, नेक्स्ट ट्रिपला नक्की. यहाँ पर हवा इतने ज़ोर से चल रही है, पेड़ों के बड़े बड़े पत्ते ऐसे उड़ के आ रहे हैं रोड पर। यहाँ से रक्सोल सिर्फ 25 किलोमीटर दूर है, और ये एरिया देख के लग रहा है कि हम शायद बॉर्डर के पास पहुँच चुके हैं। वाह, यहाँ से काठमांडू 145 किलोमीटर्स और आईसीपी गेट रक्सोल 7.5 किलोमीटर्स, यानी कि हम पहुँच गए। क्या बात है, मस्त. आईसीपी गेट मतलब इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट गेट. आय लव रक्सोल. अरे वा, आपण पोचलो रक्सोलला, रंजन. अरे वा, व्हेरी गुड. या ट्रिपचं मेन अट्रॅक्शन आहे रक्सोल आणि नेपाळ. स्वप्नाचं आपलं साकार झालं. यस, ड्रीम कम ट्रू. दोपहर के 1:30 बजे हम पहुंच गए हैं रक्सोल में, और ये है यहाँ का मार्केट एरिया. यही रास्ता जाता है रक्सोल रेलवे स्टेशन भी. यहाँ से इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट सिर्फ 7 किलोमीटर दूर है. मगर हमें आज नेपाल नहीं जाना है. हम आज रात रक्सोल में ही स्टे करेंगे, और फिर कल सुबह जल्दी उठ के नेपाल चल पड़ेंगे. यहाँ के लोकलाइट से कुछ ज़रूरी बातें जान लेंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन ले लेंगे, मनी एक्सचेंज करेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट, अब हमें ढूंढना है अपने लिए एक अच्छा सा होटल जहाँ पे हम आराम कर सके, और एक लंबे ट्रिप के लिए खुद को तैयार करें. हमने होटल आरएस में चेक इन कर लिया है, और नहाकर फ्रेश होने के बाद अब तो सिर्फ 4 ही बजे हैं, तो क्यों ना इस टाइम का कुछ अच्छा यूटिलाइजेशन करें. नेपाल में बिरगंज तक, क्लॉक टावर तक हम किसी परमिट के बिना ही जा सकते हैं. तो हमने सोचा कि अपने हाथ में टाइम है, तो क्यों ना हम वहाँ तक यहाँ के लोकल टुक टुक लेकर जाए, और वहाँ का बॉर्डर का थोड़ा फील ले ले, ताकि कल सुबह के लिए हमें आसान रहे. इसी सोच में हम निकल पड़े इंडो नेपाल की बॉर्डर देखने के लिए. बॉर्डर के पास ही इंडिया के साइड में रेलवे के ट्रैक्स है. पहली वाली टोटो ने 20-20 रुपये लेके हमें ट्रैक पार करके दूसरी साइड पे छोड़ दिया. फिर वहाँ से हमने दूसरी टोटो करी. बीच में एक बार बीएसएफ के जवानों ने टोटो रोकी और सबके आईडी कार्ड्स चेक किए. हमने भी हमारे आधार कार्ड्स दिखा दिए, तो उन्होंने हमें आसानी से जाने दिया, और हम पहुँच गए क्लॉक टावर. यूँ तो हम पहुँच गए हैं नेपाल में, मगर ये बस प्रीव्यू है. हमारी ऑफिशियल ट्रिप शुरू हो जाएगी कल सुबह से. क्लॉक टावर देखते देखते ध्यान में आया कि यहाँ नेपाल का टाइमिंग हमारी इंडिया से 15 मिनट आगे चलता है. इस वक्त यहाँ नेपाल में बज रहे हैं शाम के 5:32.
और हमारी इंडिया के 517। इससे भी बड़ा एक और डिफरेंस है यहाँ का कैलेंडर। यहाँ विक्रम संवत का कैलेंडर फॉलो किया जाता है। उस हिसाब से आज है इंडिया के अनुसार 1 अप्रैल 2026 और यहाँ पर डेट है 20 दिसंबर 2082। यहाँ का कैलेंडर ग्रेगरियन सिस्टम से अप्रॉक्सीमेटली 56 ईयर्स 8 मंथ आगे है। यहाँ वहाँ ऐसे ही टहल के, लोगों से कुछ ऐसे ही रैंडम सी बातें करके हम निकल पड़े रक्सौल के अपने होटल आरएस की तरफ। और आते वक्त ये रास्ता देखिए, यहाँ से रेलवे ट्रैक्स के ऊपर आते वक्त जो ब्रिज है वो भी एक बड़ा मज़ेदार था। ये सब छोटी छोटी चीज़ें एब्जॉर्ब करते हुए हम अपने होटल में पहुँच गए। कुछ लाइट सा खाना खाते खाते, नेपाल के कुछ रेफरेंस व्लॉग्स देखते हुए और आगे के 7 दिनों की आइटनरी बनाते बनाते आंखें नींद से एकदम हेवी हो गई। तो क्यों न ये व्लॉग यहीं पे आज के लिए स्टॉप किया जाए। मगर आप हमारे साथ अगले व्लॉग में भी जुड़े रहिए, क्योंकि कल से शुरू होने वाली है हमारी 7 दिनों की नेपाल ट्रिप। और ये ट्रिप बहुत ही एक्साइटिंग होने वाली है। बस और क्या कहूँ, आपका प्यार बरसाते रहिए। शुभ रात्रि।